हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है व्हाई रियल एस्टेट इज द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट। आप में से बहुत सारे लोगों को इमोशनली ये टॉपिक अच्छा नहीं लगेगा, सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखिए एंड तक। शायद इसमें आपको ऐसे इंसाइट्स मिल सकते हैं सो दैट आप आपके लाइफ के सबसे बिगेस्ट डिजास्ट्रस फाइनेंशियल डिसीजन को अवॉइड कर सकते हो। सो रियल इस्टेट में बोल रहा हूं, इसका मतलब आप समझिए कि कोई भी आप प्लॉट लेते हो, इंडिया में स्पेसिफिकली प्लॉट लेते हो या घर लेते हो या शॉप लेते हो, ये सोच के कि यहां से आपको रेंटल यील्ड आएगा। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ना कि आप घर लेने रहने के लिए आपको घर लेना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम रियल इस्टेट एज अ इन्वेस्टमेंट हम बात करने वाले हैं। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट का क्वालिटी या फिर इन्वेस्टमेंट गेज करने के लिए चार पॉइंट्स आपको देखने चाहिए। सो सबसे पहला पॉइंट है वैल्यू। सो वैल्यूएशन। सो जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट में आप 100 रुपए जो इन्वेस्टमेंट या जो असेट की प्राइस है, सॉरी वैल्यू है, 80 रुपए में अगर आप वो खरीदो और 150 में बेचो तो आपको फायदा होने वाला है। सो आपको समझना जरूरी है कि 100 रुपए की चीज है, उसका प्राइस 80 है, सो वैल्यूएशन 100 है। लेकिन कुछ तो मिस प्राइसिंग के वजह से करंटली आपको 80 रुपए में मिल रहा है। सो दैट आपको वो खरीदना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में उसका भाव बढ़ के 150 हो जाएगा, बेचोगे और आपको फायदा हो जाएगा। सो वैल्यूएशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स के वैल्यूएशन डिराइव करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। प्रॉब्लम ऐसा है, फिजिकल रियल एस्टेट में वैल्यूएशन निकालने के बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन मेथड्स है। और एज अ इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट इन रियल एस्टेट मार्केट हमारे पास ऐसे कोई टूल्स अवेलेबल नहीं है जिससे आप गेज कर सको कि पर्टिकुलर फ्लैट आप देख रहे हो, उसकी प्राइस 1 करोड़ है, क्या वैल्यूएशन 1.5 करोड़ का है उसमें, सो दैट उसकी जब भी वैल्यूएशन 2 करोड़ की हो जाएगी आप बेच के निकल जाओगे। सो वैल्यूएशन करने का कोई मेथड, साइंटिफिक मेथड इंडिया में अवेलेबल नहीं है रियल एस्टेट के मामले में। सो आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि जनरली ऐसा होता है कि कोई समझो फॉर एग्जांपल पुणे में ये पार्ट डेवलप हो रहा है, सो यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डर्स आने वाले हैं, स्कूल्स होने वाले हैं, हाईवे जाने वाला है यहाँ से, यहाँ पे एमआईडीसी होने वाली है, या फिर यहाँ पे आईटी पार्क होने वाला है। ऐसे बहुत सारे चीजें होती है जहाँ जिसके वजह से इसका प्राइस बढ़ सकता है। लेकिन लेट मी टेल यू, ये सब बातें आपको आपके डेवलपर ने बताई हुई है। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट होने वाला है, मैं मुंबई में रहता हूँ, सो नवी मुंबई एयरपोर्ट होने वाला है, ये 2007 से मैं सुन रहा हूँ। सो नवी मुंबई एयरपोर्ट होने वाला है, इसके लिए आजू बाजू के एरिया में फ्लैट लोगों ने लिए इन द ईयर 2011 12 13। आज तक वो हुआ नहीं है। सो मुद्दा यही होता है कि वैल्यूएशन कैसे निकालोगे आप, और ये इतना कॉम्प्लेक्स है रियल एस्टेट में। एज अ इंडिविजुअल मैं बोल रहा हूँ, आपको और मुझे वैल्यूएशन निकालना। एक बिल्डिंग है, बाजू में एक बिल्डिंग है, दूसरे बिल्डिंग में 2 BHK का भाव है 2 करोड़ रुपीज, और ये बिल्डिंग में 2 BHK का भाव है 1.4 करोड़ रुपीज। उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो वैल्यूएशन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है रियल एस्टेट में, इसके लिए ये इन्वेस्टमेंट बहुत डिफिकल्ट है इसमें पैसे बनाना। सेकेंड इंपॉर्टेंट में फैक्टर, टैक्सेशन। मतलब 1 करोड़ में आपने असेट खरीदा है, 15 साल के बाद समझ लीजिए 5 करोड़ में वो बेचोगे, सो 4 करोड़ का आप गेन करने वाले हो। सो उसमें से कितना पैसा आप टैक्स में भरने वाले हो, इसका कैलकुलेशन डे वन पे आपको होना चाहिए। सो रियल इस्टेट का कैलकुलेशन मैं बताता हूँ, मुंबई का। सो जब भी आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बुक करते हो, 11 लाख रुपीज आपको डे वन पे भरना पड़ता है टैक्सेशन का। 5% जीएसटी, 6% की स्टैम्प ड्यूटी मुंबई में। सो इसका मतलब है, आपने जो पहला मुद्दा पे वापस में आता हूँ, जो चीज का वैल्यू 1 करोड़ है, उसके ऊपर आपने डे वन पे 1 करोड़ 11 लाख रुपए भर दिए। सो 11% आपने एक्सपेंसिव खरीदा है डे वन पे।
सो टैक्सेशन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। थर्ड फैक्टर पे आते हैं, कॉस्ट। अभी हाँ, सो टैक्सेशन पे मुद्दे पे और एक पॉइंट है। सो जनरली मेरे इन्वेस्टर्स को मैं पूछता हूँ कि आपने घर क्यों खरीदा, तो मुझे एक आंसर आता है कि टैक्स बचाने के लिए। तो मैं उनको पूछता हूँ कि टैक्स बचा कैसे, बचा टैक्स। तो बोलते हैं कि मेरा इनकम अभी हायर टैक्स स्लैब में गया है, तो घर लेता हूँ तो उसके ऊपर टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो टैक्सेशन का बेनिफिट कितना है? आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हो, डे वन पे आप 11 लाख रुपए तो गवर्नमेंट को दे चुके हो स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी के माध्यम से। लेकिन आपको आपके इनकम टैक्स में छूट कितना मिलता है? समझ लीजिए आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है, तो 24B का 2 लाख का आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है। सो 2 लाख के ऊपर आप 60,000 रुपीज टैक्स बचा रहे हो। सो फाइनेंशियल ईयर में 60,000 बचाने के लिए आपने डे वन पे 11 लाख रुपया गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। सो जो संसद में जाते हैं, जो टैक्स लॉज बनाते हैं, वो कोई मूर्ख लोग नहीं है कि खुद का घाटा करके आपका प्रॉफिट करने के लिए। सो टैक्सेशन बहुत आपके अगेंस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ रियल इस्टेट। कॉस्ट एकदम इंपॉर्टेंट फैक्टर, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स। आपने एक कोई असेट क्लास खरीदा है, असेट खरीदा है, उसको मेंटेन आप 15 साल के बाद बेचने वाले हो। आपका प्रेडिक्शन है 1 करोड़ का असेट 15 साल के बाद 5 करोड़ का हो जाएगा, मैं बेच दूंगा, मुझे 4 करोड़ का मुनाफा हो जाएगा, ये सब पेपर पे है। लेकिन 15 साल मेंटेन करने के लिए आपको कितना कॉस्ट देना पड़ने वाला है, उसका कैलकुलेशन के भी आपके पास होना चाहिए। रियल इस्टेट में ये कैलकुलेशन बहुत एक्सपेंसिव है। जो फर्स्ट पॉइंट में मैंने एग्जांपल दिया था, नवी मुंबई के आजू बाजू के एरिया में लोगों ने फ्लैट लेके रखे हैं लास्ट 10 साल से, हर महीना उसका मेंटेनेंस भर रहे हैं, हर 3-4 साल के बाद पेंटिंग रिपेयर वर्क करते हैं। अगर वहां पे भाड़े करू किसी ने रखा है तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरते हैं, ब्रोकरेज देते हैं हर 2-3 3-4 साल के बाद। सो आप वो असेट मेंटेन करने के लिए कितना ज्यादा कॉस्ट आपके पॉकेट में से जा रहा है, इसका कैलकुलेशन आपको करना है। रियल इस्टेट में बहुत एक्सपेंसिव है ये। आप देखिए, म्यूचुअल फंड आपने खरीदा तो आपको कॉस्ट कितना लगता है? अगर कोई फंड का 1.5% का एक्सपेंस रेशो है और 1 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.5%, 1 करोड़ का 1.5% आपके चार्जेस है एनुअल बेसिस पे। आपके पॉकेट में से कुछ भी नहीं जा रहा है, इनडायरेक्टली वहां पे एडजस्टमेंट हो रही है। सो सबसे एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट इज रियल इस्टेट। ये आपको समझना पड़ेगा, फिजिकल रियल इस्टेट। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कोई भी इन्वेस्टमेंट जज करने के लिए, लिक्विडिटी कितना है। समझ लेते हैं मेरे नेटवर्थ है 5 करोड़ और मेरे बेटे को मुझे यूएस भेजना है एजुकेशन के लिए, और मुझे 50 लाख रुपीज अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। म्यूचुअल फंड में मेरी नेटवर्थ है एग्जाम्पल के लिए, तो मैं एक टिक बटन दबा के 50 लाख रुपीज निकाल सकता हूँ और मेरा पर्पज सॉल्व कर सकता हूँ। आप अभी आपके पास समझ लीजिए 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2-3 फ्लैट्स है पुणे, मुंबई, बैंगलोर में वगैरह, और आपके बेटे को आपको भेजना है और आपको 5 दिन में 50 लाख रुपीज अरेंज अरेंज करने हैं। क्या आप रियल इस्टेट कोई भी मेट्रो सिटी में इंडिया में 5 दिन में बेच सकते हो क्या? ये मेरा क्वेश्चन है। सो लिक्विडिटी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऑन टॉप ऑफ इट समझ लीजिए आपकी म्यूचुअल फंड में 5 करोड़ की नेटवर्थ है, उसमें से 50 लाख आप निकाल सकते हो आराम से विद इन 2 डेज। लेकिन रियल इस्टेट में आपका फ्लैट है एक एज अ इन्वेस्टमेंट, उसमें से एक रूम आप बेच नहीं सकते हो। सो पार्शियल लिक्विडिटी नहीं होती है रियल एस्टेट में। ये और एक प्रॉब्लम है लिक्विडिटी के माध्यम से। सो चारों जो ये मुद्दे हैं जिसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको असेस करनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, इसमें क्रॉस आ जाता है रियल इस्टेट के, फिजिकल रियल इस्टेट में। सो इसके लिए मुझे नहीं लगता है आपको कभी भी फिजिकल रियल एस्टेट को एज अ इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए। अभी जब भी मैं ऐसे मेरे इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ तो मुझे रिपरकेशंस क्या आते हैं। मैं पुणे में रहता हूँ, लास्ट 20 साल से देख रहा हूँ, ऐसे मुझे मतलब बोलते हैं लोग इन्वेस्टर्स। 2005 में 2 BHK 15 लाख में आता था, आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई है। देखिए कितना टाइम्स, 8 टाइम्स, 7 टाइम्स प्राइसेस बढ़ गए लास्ट 20 सालों में, पुणे इतना डेवलप हुआ है।
मुद्दा ये है, रियल एस्टेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग परसेंटेज टर्म्स में बात नहीं करते, टाइम्स में बात करते हैं। 15 लाख का 1.5 करोड़ हो गया, 10 टाइम्स हो गया। सो ये ना एक डिसेप्टिव चीज है। सो कभी भी आपको कोई भी असेट क्लास का रिटर्न्स निकालना है तो आपको हमेशा परसेंटेज टर्म्स में निकालना है। सो मैं आपको एक कैलकुलेटर दिखाता हूँ जहां पे आप रियल एस्टेट के रिटर्न्स निकाल सकते हो। सो क्लियर टैक्स करके एक वेबसाइट है, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ। सो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल आप आपके सिटी का जो भी है वो डाल दीजिए। यहाँ पे 20 लाख रुपीज का 2 BHK था, समझ लीजिए 2005 में। आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई है। इसमें मैं टैक्सेशन वगैरह कुछ पार्ट कंसिडर नहीं कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। सो 20 साल में अगर 20 लाख की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो जाती है, तो CAGR रिटर्न्स देखिए, 8.38% के रिटर्न्स है इसमें से। एक्चुअली अगर आपने 20 लाख में खरीदा है और 1 करोड़ में बेचा है, तो 80 लाख रुपए का जो गेन है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ने वाला है। वो ये 8.38 में से माइनस कर दीजिए। हर महीना आपने मेंटेनेंस कॉस्ट भरा है, 8.38 में से माइनस कर दीजिए। हर 3-4 साल के बाद उसमें आपने आ, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस वर्क किया है, वो 8.38 में से माइनस कर दीजिए। आपने जो टाइम इन्वॉल्वमेंट दिखाई है उसमें, मतलब उसके जो भी है, मतलब आपने भाड़े करू रखा है तो उसके साथ स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन करने जाना, लीगल वर्क करना, इसका एक कॉस्ट डालिए, वो 8.38 में से माइनस कीजिए। सो आपके हाथ में कितना बचता है? सो लेट मी टेल यू, फिजिकल रियल एस्टेट में इंडिया में कोई भी सिटी में नेट रिटर्न्स 2-3% से ज्यादा नहीं होते हैं। सो इसके लिए रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट के माध्यम से देखना या माइंडसेट से देखना आप छोड़ दीजिए। सिर्फ इमोशनल गे थिंग होता है इसमें। और एक फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, हम सब इसमें लोन के ऊपर, बहुत सारे लोग लोन के ऊपर, EMI के ऊपर प्रॉपर्टी लेते हैं। सो उसमें जब भी लोन पे लोगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी जाने वाला है आपका। सो ये सब कैलकुलेशन इंडिया में नहीं चलता है। इसका रीजन क्या है? दो रीजंस मुझे लगते हैं क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में रिटर्न्स क्यों नहीं है। सबसे पहला रीजन है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है इंडिया में। सो जो बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, पैसे कहीं से तो उधार लेता है। सो उसको इंटरेस्ट भरना पड़ता है। सो इंटरेस्ट भरना, ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ता है तो कॉस्ट बढ़ती है। सो जो उसकी कॉस्ट है वो आपकी, आप जितनी उसकी कॉस्ट बढ़ेगी आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। सो इंटरेस्ट रेट हाई होना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में रियल एस्टेट में रिटर्न्स नहीं जनरेट होने का सबसे बड़ा रीजन। सेकंड रीजन है, ब्लैक मनी बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अगर आपने रियल एस्टेट खरीदा है तो कितना ब्लैक मनी का उसमें आज भी व्यवहार होता है। सो ब्लैक मनी जहाँ जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे कॉस्ट बढ़ेगी। सो ये दो मुद्दों के वजह से रियल एस्टेट ये अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अगर आपको खुद के ऑक्यूपेंसी के लिए लेना है घर, तो ऑफ कोर्स आपको लेना चाहिए, लेकिन वो लेते टाइम आपके जो फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स है, रिटायरमेंट, इनएविटेबल गोल्स जैसे चाइल्ड एजुकेशन, उसको भी आपको माइंड में रखना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके ऊपर आपके बहुत सारे अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, जो भी व्यूज है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, सो दैट मेरे माइंड से कुछ छूटा रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स से पता चल सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि रियल एस्टेट में बहुत रिटर्न्स बनते हैं, उनका एक मिसकंसेप्शन दूर हो सकता है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे फ्री वेबिनार्स होते हैं। सो वेबिनार लिंक पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया है, वो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।